हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन नंबर 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस। यानी कि एक एग्रीमेंट है जो अगर कोई पार्टी बनाती है और उसके अंदर क्या है कंसिडरेशन ना हो तो एग्रीमेंट क्या होगा हमारा वॉइड होगा अनलेस, यानी इन चीजों को छोड़कर जो सेक्शन 25 के अंदर दी गई है। तो आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर जो 25 है हमारा, उसके अंदर क्या दिया गया, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट बना रहा है, वहां पर कंसिडरेशन नहीं है तो वह क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। कंसिडरेशन क्या होता है, जब भी कोई पार्टी क्या करती है, कोई एग्रीमेंट बनाती है, ठीक है, तो उनके बीच में जिस चीज के लिए एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, वह क्या होती है, कंसिडरेशन कहलाती है। ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देती है, पैसे देती है, वह उसके लिए कंसिडरेशन होता है, और दूसरी पार्टी उसको जो प्रोडक्ट देती है वह दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन माना जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सेप्शन दी गई है। ठीक है, ये क्या दी गई है, इसके अंदर एक्सेप्शन है कि अगर इस तरह से कोई एग्रीमेंट बनाया जाए, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई एग्रीमेंट बनाया जाए तो वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। वह एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा जहां पर ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस कंडीशंस की। कंडीशंस क्या है, इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अगर कोई चीज राइटिंग है या फिर रजिस्टर्ड है, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर द टाइम बीइंग इन फोर्स for registration of documents and is made of on account of natural law and affection between parties standing in a near relation to each other or unless। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई चीज रजिस्टर्ड है, ठीक है, या फिर रिटर्न डॉक्यूमेंट में देता है, किसी व्यक्ति को प्रोमिस करता है कि मैं आपको यह चीज दूंगा, एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और उनके बीच में कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियर रिलेशन है, ठीक है, नजदीकी उनके अंदर कोई भी रिलेशन होना, ठीक है, और तब वह एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वहां पर जो एग्रीमेंट बनेगा वह क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अगर वहां पर कंसिडरेशन नहीं है तब भी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी फादर है, ठीक है, दो पार्टीज है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए कौन है, फादर है, बी कौन है, इसकी डॉटर है। ठीक है, अब ए क्या बोलता है, इसका फादर है जो बी का, क्या बोलता है कि बेटा मैं आपको पर मंथ 1000 रुपीज का प्रॉमिस करता है। ठीक है, और इसे क्या करता है, रजिस्टर करवा लेता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, ठीक है, राइटिंग में दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में क्या बन गया है, एक एग्रीमेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ पर जो डॉटर है अपने फादर को कोई भी चीज नहीं दे रही है, ना कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा यह एग्रीमेंट है वह क्या है, वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि सेक्शन नंबर 25 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी जो एग्रीमेंट है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई एग्रीमेंट बनता है और उनके अंदर कोई नियर रिलेशन है, तो वहां पर जो वह एग्रीमेंट होगा वह क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब जो इसके अंदर एक केस दिया गया, केस कौन सा है, राजलक्ष्मी दाबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। इस केस के अंदर क्या था, मान लीजिए दो पार्टी थी, ठीक है, हस्बैंड था और वाइफ थी। ठीक है, हस्बैंड ने क्या बोला कि आप मुझसे क्या रहो, दूर रहो, मैं आपको क्या कर दूंगा, पर मंथ मेंटेनेंस दे दूंगा, ठीक है, मेंटेनेंस दे दूंगा। वाइफ क्या है, दूर जाके रहने लगी अपने हस्बैंड से, उसने कहीं पर भी जाके रहे, ठीक है, हस्बैंड ने बोला मैं आपको पर मंथ मेंटेनेंस पहुंचाता रहूंगा, लेकिन बाद में मान लीजिए हस्बैंड ने क्या कर दिया, मेंटेनेंस क्या कर दिया, बंद कर दिया।
ठीक है, मेंटेनेंस बंद करने के बाद वाइफ ने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया कि इसने क्या है, मुझे प्रॉमिस किया था, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वह मुझे पर मंथ क्या देगा, 10,000 रुपीज देगा। तो यहाँ पर जो वाइफ से या कोई भी सर्विस नहीं ले रहा था, ना तो वाइफ इसका कोई काम कर रही थी और ना ही यहाँ पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन था। ठीक है, तब वहां पर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि यहाँ पर ना तो नेचुरल नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वह उसके अकॉर्डिंग जो आपके दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना है वह क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो हस्बैंड ने क्या किया था कि जो इसे क्या दूर रहने के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए बोला था। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं हमसे। ठीक है, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर की, अगर मान लीजिए दोनों के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता तो यह एग्रीमेंट क्या हो जाता, वैलिड हो जाता। ठीक है, मान लीजिए हस्बैंड है, ठीक है, वह कहीं बाहर रह रहा है, किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री में रहता है, तब हस्बैंड क्या बोलता है, अपनी वाइफ से प्रॉमिस करके जाता है कि मैं आपको, आप यहीं पर रुको, मैं आपको पर मंथ आपका जो मेंटेनेंस है वह भेजता रहूंगा। और ये अपनी वाइफ से प्यार भी करता है, परेशान भी नहीं था, लेकिन उस समय क्या था, परेशान था। तब क्या हो गया, तो इसके अंदर जो एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में, वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस केस के अंदर लिखा गया था कि वह अपनी वाइफ से परेशान होने के बावजूद उसे क्या बोलता है कि आप मुझसे दूर रहोगे तो मैं आपको मेंटेनेंस दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपनी वाइफ से प्यार करता है, तो इनके बीच में क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और नियर रिलेशन है, तो यह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसके अंदर क्या दिया गया है, सेकंड पॉइंट के अंदर दिया गया, और इज ए प्रोमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्रोमिस करता है उस चीज के लिए जो पहले से ही किया जा चुका है, यानी किसी चीज की पहले से ही परफॉर्मेंस दी जा चुकी है, तो उस चीज के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रोमिस करता है कि मैं जो आपने मेरे लिए किया था मैं उसके लिए आपको यह चीज दूंगा। ठीक है, और वहां पर तो कंसिडरेशन नहीं है, उस दौरान तो कंसिडरेशन नहीं हो रही है, लेकिन वह एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या दे रखा है, इट इज ए प्रोमिस टू कंपनसेट wholly or in part a who has voluntarily done something for the promiser or something which the promiser was legally compellable to do or unless, यानी कि जहां पर दो पार्टी थी। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर दो पार्टीज है। ए कौन है, इसका अंकल है, मान लीजिए बी का अंकल है ए, ठीक है, बी कौन है, माइनर है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ए क्या करता है, इसकी देखभाल करता है बी की। ठीक है, यहाँ पर जो भी खर्चा आता है मेंटेनेंस का, इसका रहने का, खाने का, स्टडी का, जो भी खर्चा आता है वह क्या करता है, ए देता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, जब बी मेजर हो जाता है, बी के मेजर होने के बाद बी क्या बोलता है कि अंकल जी आपने जो मेरे पैसे दिए थे पढ़ाई लिखाई के, जो खाने पीने के, मेरे रहने का बंदोबस्त आपने रखा, अच्छे से आपने ख्याल रखा, मैं आपका जो पैसा है आपने दिया था, ठीक है, वह तो नहीं कंप्लीट कर सकता, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 1,00,000 रुपीज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉमिस बना है वह क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर जो एग्रीमेंट बना है वह क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही क्या कर चुका है, अब जो सर्विस है कंज्यूम कर चुका है, सर्विस ही बोल सकते हैं हम इसको, वॉलंटरली डन, यानी पहले ही इसको ए क्या कर चुका है, पहले ही इसको जो अपनी सर्विस है वह दे चुका है, सर्विस मान लीजिए, या फिर जो इसकी अपनी स्वेच्छा से इसने जो किया था बी के लिए, ठीक है, तो वह उसके लिए कर चुका है। तो यहाँ पर जो बी है इसको प्रॉमिस कर देता है कि मैं आपको जो इस चीज के लिए ये दूंगा, तब यहाँ पर मेजर होने के बाद इसको बोलता है। तो यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट होगा, यहाँ इसके यहाँ पर तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, बी डिनाई भी कर सकता था, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, तो ए ने तो कुछ बोला ही था, लेकिन यहाँ पर ए की जो इसने इसको मेंटेन किया था उसके बिहाफ पे बी बोलता है कि मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट बनता है, अगर बी
इसे ब्रीच करने की कोशिश करता है तो इसके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है, क्योंकि यह एग्रीमेंट यहाँ पर आकर बना है और यह एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वह लॉ के द्वारा बाउंड था। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सी है और डी है। तो सी है, मान लीजिए माइनर बच्चा है कोई, ठीक है, इसके पेरेंट्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट डिसीजन देती है कि जो आपके अंकल है, आपके अंकल है, वह आपको मेंटेन करेंगे, आपका जो भी होगा सारा कुछ, खाना पीना स्टडी का वगैरह सब कुछ आपका मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर जो माइनर है वह मेजर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको क्या है, यह बाधित था किसके द्वारा, कानून के द्वारा। कानून के द्वारा इसे क्या बोला गया था कि आप इसको मेंटेन करोगे। तो यहाँ पर यह कुछ बोल नहीं सकता था, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तब यहाँ भी सी की मर्जी है, अगर यहाँ पर सी आके इसको बोल देता है कि आपने जो मुझे मेंटेन किया था, कोर्ट का जो डिसीजन था, कोर्ट के द्वारा बाधित थे, ठीक है, तो आपने मुझे मेंटेन किया, जो आपने खर्चा किया मैं आपको पे करूंगा। इसने बोल दिया मैं आपको 50,000 रुपीज पे कर दूंगा, ठीक है। तब यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट बनेगा, यह प्रोमिस होगा, ये क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। यहाँ पर जो होगा हमारा वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से बोला है। यहाँ पर चाहे कोई कंसिडरेशन तो है नहीं ना, अब दोनों के बीच में कोई भी कंसिडरेशन तो बन ही नहीं रही है, क्योंकि जो एग्रीमेंट था कोई बना ही नहीं है दोनों के बीच में। जो इसने क्या किया था, इसको मेंटेन किया था, ठीक है। तो एक्चुअल में माने तो हम यह मान सकते हैं कि इसने जो अपनी सर्विस है इसको प्रोवाइड करवा दी थी पहले ही, ठीक है। इसको, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो डी है अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुका था सी को। अब यहाँ पर सी क्या कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है कि मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं आपको जो आपने मेरे ऊपर खर्चा किया था मैं वो आपको लौटा दूंगा। जब यहाँ पर यह एग्रीमेंट बनेगा तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन तो नहीं होगी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, ठीक है, सर्विस कंज्यूम कर चुका है। तो वही मानेंगे कि यह एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया, और इज ए प्रोमिस टू पे ए डेब्ट बाय लिमिटेशन लॉ, यानी कि अगर कोई प्रोमिस किया जाए बाय डेब्ट, यानी कि लिमिटेशन लॉ के द्वारा वह क्या हो गया है, बार्ड हो गया, यानी जिसका समय सूट की फाइल करने की समय सीमा थी जो वह जा चुकी है। मान लीजिए कोई भी आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो वहां पर कोई पार्टी आपको मना कर देती है कि मैं आपको अब क्या है पैसे नहीं दूंगी, जिस जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था वहां पर अगर कोई पार्टी मना कर देती है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, तो वहां से लेकर 3 साल तक का टाइम था आपके पास, 3 ईयर थे आपके पास कि आप उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते थे जिस दिन उसने डिनाई किया था, मना किया था आपको पैसे देने से। लेकिन यहाँ पर यह सूट का टाइम यानी 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर टाइम चला जाता है, फिर आप क्या है सूट नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते हो उस पार्टी के अगेंस्ट में। लेकिन इसके अंदर जो दी गई है, एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन 25 के अंदर, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वर्ल्ड के अंदर क्या दिया गया, जो हमारा थर्ड पॉइंट उसके अंदर दिया गया, और इज ए प्रॉमिस टू पे ए डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ, अगर कोई प्रॉमिस करता है उस डेब्ट के लिए जो बार्ड हो चुका है लिमिटेशन लॉ के द्वारा, ठीक है, तब भी वह एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टीज है, ठीक है, ए और बी। ए ने क्या है 1 लाख रुपए लिए थे बी से, ठीक है, बी से 1 लाख रुपए लिए थे। यहाँ पर क्या है, इसने मना कर दिया कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तब यहाँ बी ने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं आप दे दीजिएगा जब आपके पास हो। इसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, क्लियरली मना कर दिया मेरे पास पैसा नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए। तब यहाँ बी क्या करता है, कोई भी इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेता है, ए पार्टी के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तब यहाँ पर टाइम गुजर जाता है, यानी 3 ईयर क्रॉस हो चुकी है, 3 ईयर चले गए हैं। तो इसका जो सूट करने का टाइम था वह चला गया है अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन लॉ, ठीक है। अब
ए को क्या होता है, रियलाइज होता है कि नहीं भाई ऐसे किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए, हमें उस पार्टी के पैसे हैं जो दे देने चाहिए। तब यह ए क्या बोलता है कि ठीक है, मैं आपके जो अमाउंट है वह लौटा दूंगा। मान लीजिए इसने बोला कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए, मैं आपका अमाउंट लौटा दूंगा। इसने बोला कि मुझे 1 मंथ दीजिए, मैं आपका अमाउंट लौटा दूंगा। और यहाँ पर जो बी क्या करता है, इससे एग्रीमेंट बनवा लेता है, रजिस्टर्ड करवा लेता है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पे लिखवा लेता है। ठीक है, तब यहाँ पर जो यह एग्रीमेंट बना है वह एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो क्या हो गया था, लिमिटेशन लॉ के द्वारा बार हो गया था। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इसने प्रॉमिस का किया है ना, ए ने प्रॉमिस किया है, ठीक है, यहाँ पर जो अब एग्रीमेंट बनाया है वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। तब यहाँ पर अगर ए जो पार्टी है, ए ने एग्रीमेंट बनाया है, जो यहाँ पर ए अब डिनाई करते हैं पैसे देने के लिए, तब यहाँ पर जो बी है वह क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है कि इसने मुझे बोला था कि ये देख लीजिए दोबारा से हमारे बीच में एग्रीमेंट बना है और इसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका जो पैसा है लौटा दूंगा। तो वहां से आप यह भी बोल सकते हो कि वह रिन्यू हो गया है, एग्रीमेंट क्या है, रिन्यू हो गया है। तब वहां से जो नया एग्रीमेंट बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर कंसिडरेशन तो नहीं थी, कंसिडरेशन वो वही पहले वाली बात है, ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, बी अपने पैसे इससे ले सकता है। ठीक है, तब यह जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा एनफोर्स हो सकता है इस एक्सेप्शन के अनुसार। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज ए प्रोमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन। अगर कोई भी प्रोमिस है राइटिंग में कर दिया, ठीक है, एंड साइंड बाय द पर्सन, आपने एग्रीमेंट निकलवा लिया, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, कंडीशंस आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है, टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ। अगर या तो आपके एजेंट के बिहाफ पे या फिर आपने खुद जनरली उसको क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया है पार्टी को, पे wholly or in part of a debt of which the creditor might have enforced payment but for the law for the limitation of the suit। यानी कि जो लिमिटेशन टाइम जाने की वजह से आपने पेमेंट नहीं की थी और वह आपके अगेंस्ट में पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती थी, तब आपने या तो कोई राइटिंग में दे दिया या फिर जो आपने एग्रीमेंट बनाया उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस आपने स्टडी कर ली कि मैं आपको जो यह डेप्ट दे दूंगा। या तो उसका पार्ट के लिए आप बोल दो कि भाई नहीं मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तो आपको 50,000 रुपए दूंगा, तब भी वह क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25 ऑफ द पार्ट 3 जो हमारा है उसके अंदर मेंशन किया गया है। अगर कोई सूट है तो टाइम बाउंड हो जाए, ठीक है, और वह पार्टी जो फर्स्ट पार्टी है पहले यह बोल दे कि हाँ भाई मैं अब आपका जो अमाउंट है वह लौटा दूंगा, तब वहां से एग्रीमेंट है जो आपका एग्रीमेंट बनेगा वह वैलिड माना जाएगा। हालांकि उसके अंदर अब कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि आप ऑलरेडी पहले कंज्यूम कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट बना है उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, अनलेस इन चीजों को छोड़कर, ये कंडीशंस है, इन चीजों को छोड़कर जो हमारे एग्रीमेंट और कोई भी एग्रीमेंट बनेगा वह क्या होगा, वॉइड होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या दिया गया। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हमारी है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। यानी कि जो गिफ्ट दिया जा चुका है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सेक्शन का, अकॉर्डिंग जो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अनुसार। जो एक्सप्लेनेशन 2 दी गई है उसके अंदर क्या दिया गया, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया है, ठीक है, वहां पर जो कंसेंट दी गई है किसी व्यक्ति की वह फ्रीली दी गई है, इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज एडिक्वेट। तो यह नहीं माना जाएगा कि वहां पर अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वह एग्रीमेंट क्या है, वॉइड होगा। बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन। तो यह माना जाएगा कि अगर उसने कंसेंट दे दी है तो वहां पर अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है
तो वह एग्रीमेंट हमारा वैलिड होगा। लेकिन यह क्या डिटरमाइन किया जा सकता है बाय द कोर्ट कि उस जो व्यक्ति की है कंसेंट है वह फ्रीली ली गई है या किसी भी तरीके से ली गई है, अलग तरीके से ली गई है, ठीक है, या फिर बाय फ्रॉड उसकी कंसेंट ली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन दे रखी है, इलस्ट्रेशन के अंदर क्या दे रखा है, जो ए इलस्ट्रेशन है हमारी फर्स्ट, ए प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन टू गिव टू बी Rs 1000, दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि ए प्रोमिस करता है फॉर नो कंसिडरेशन, तो वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है, टू गिव टू बी Rs 1000, बी को 1000 रुपए देने के लिए, दिस इज ए वॉइड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर यह क्या है, हमारा वॉइड एग्रीमेंट है। जो बी इलस्ट्रेशन है वह क्या है हमारी, बी इलस्ट्रेशन के अंदर क्या देगा, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रोमिसेस टू गिव हिज सन बी Rs 1000 रुपीज, ए पुट्स हिज प्रोमिस टू बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर इट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर मान लीजिए वही सेम बात है, दो पार्टीज है ए एंड बी, ए क्या है फादर है, बी क्या है सन है। तो ए क्या करता है, अपने लड़के को बोलता है कि मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, तो वहां पर वह क्या करता है कि प्रोमिस करता है, रजिस्टर करता है, डॉक्यूमेंट में रजिस्टर करवा के उसको क्या करता है, राइटिंग में देता है, रजिस्टर करके देता है उसको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन लॉ। तब वहां पर वह एग्रीमेंट होगा, हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो इसके अंदर हमारे इलस्ट्रेशन सी देखते हैं, सी के अंदर क्या दिया गया है, ए फाइंड्स बी एज पर्स एंड गिव्स टू इट टू हिम। ए क्या करता है, ए को क्या करता है, फाइंड्स बी का पर्स मिल जाता है एंड वह उसे दे देता है। बी प्रॉमिस करता है ए को कि मैं आपको 50 रुपीज दूंगा, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ये उनके बीच में क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वहां पर यह हमारा क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहाँ पर इसके बीच में भी क्या है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो, ठीक है, इसके बीच में क्या है कंसिडरेशन, उसने तो कुछ उसको प्रॉमिस कर दिया उसने, लेकिन उसने तो क्या उसका प्रश्न लौटाया था, उसके लिए उसने कि उसे वादा कर दिया कि मैं आपको 50 रुपीज दूंगा, ठीक है। तो यह हमारा वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और हमसे अपना क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।